इसके बाद मैं पटना विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल कुमार का मंच पर स्वागत करता हूँ। प्रोफेसर अनिल कुमार। पटना विश्वविद्यालय के गुलाम शासक प्रोफेसर रजनीश कुमार सर का मंच पर स्वागत करता हूँ। प्रोफेसर रजनीश कुमार। इस सभा भवन के जीर्णोद्धार जिनके सब प्रयासों से हो पाया, प्रोफेसर आर.एन. शर्मा सर, पूर्व प्राचार्य, आपका मंच पर स्वागत है। मंच पर मैं अब स्वागत करता हूँ पटना कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर तरुण कुमार का। परंपरा के अनुसार हम अपने अतिथियों का स्वागत डॉक्टर किरण कुमारी, दर्शन शास्त्र विभाग, आप हमारे माननीय कुलपति यशस्वी कुलपति का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा, अंग्रेजी विभाग, आप हमारे सिन्हा। प्रोफेसर रजनीश कुमार, पुरानुशासक, पटना विश्वविद्यालय। अंग्रेजी विभागाध्यक्ष महोदय डॉक्टर एन रहमान सर स्वागत करेंगे। प्रोफेसर लता कुमार। गण्यमान्य अतिथि, हमारे पत्रकार बंधु, हमारे गैर शैक्षणिक कर्मचारी बंधु, प्यारे छात्र छात्राओं, आप सबका इस सभा भवन में, प्रेमचंद बहुउद्देशीय सभा भवन में स्वागत है। मैं किसी औपचारिकता में न करते हुए स्वागत वक्तव्य के लिए प्रोफेसर यहाँ के प्राचार्य प्रोफेसर तरुण कुमार सर को आमंत्रित करता हूँ। प्रोफेसर तरुण कुमार। आज इस उद्घाटन नवनामकरण समारोह के उद्घाटन कर मुख्य अतिथि हम सबके प्रिय सर्वेश कुमार चौधरी जी, पटना विश्वविद्यालय छात्र कल्याण संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल कुमार जी, हमारे माननीय मित्र पटना विश्वविद्यालय के गुलाम शासक प्रोफेसर रजनीश कुमार जी, पटना कॉलेज के पूर्व प्राचार्य और इस न्यू जिम्नेजियम हॉल को प्रेमचंद बहुउद्देशीय भवन बनाने में जिनकी बड़ी भारी भूमिका रही है, पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर नंदन शर्मा जी, हमारे सामने उपस्थित माननीय शिक्षक बंधुओं, छात्राओं, छात्रों, कर्मचारी बंधुओं, प्रेस के मित्रों और सभी सहभागी मित्रों, आज इस सभा में सबसे पहले मैं माननीय कुलपति महोदय का अभिनंदन करता हूँ।
स्वागत करता हूँ, इसलिए कि व्यक्तिगत अपने घर बनाने के काम में जिस तरह की दिलचस्पी ली जा सकती है, उस तरह की दिलचस्पी के साथ इस हॉल को इस नए रूप में लाने का काम माननीय कुलपति महोदय ने किया। एक चीज़ों पर बड़ी बारीक चिंता है और हम लोगों का सौभाग्य ये था कि कुलपति महोदय के पास जो एक्सपर्टाइज थी, वो इंजीनियर है, उसका भी लाभ कुछ मिला है, और वो खेल प्रेमी भी हैं, इसका भी लाभ मिला है। तो विभिन्न निगाहों से वो इसको देख रहे थे, लगातार वॉच कर रहे थे। तो इसको इस रूप में सामने लाने में बड़ी भारी भूमिका रही है। मैं माननीय कुलपति महोदय का पटना कॉलेज परिवार की ओर से, यहाँ के छात्र छात्राओं की ओर से, शिक्षकों की ओर से, अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे बीच बैठे हुए हैं छात्र कल्याण समुदाय अध्यक्ष, जिनकी बार बार कैंपस में हमें जरूरत पड़ती है। हमारे पास जो भी समस्याएं हैं, उनके 100 ऑब्जर्वर के रूप में अनिल बाबू हमेशा हाजिर हैं। मैं अनिल बाबू, प्रोफेसर अनिल कुमार जी, जो हमारे DSW छात्र कल्याण संकाय अध्यक्ष हैं, उनके प्रति आदर व्यक्त करते हुए पटना कॉलेज के सभी शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्र छात्राओं की ओर से स्वागत में करता हूँ रजनीश जी का, जो हमारे प्रधान शासक हैं। और आजकल की जो स्थिति है, प्रायः प्रधान शासक को मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में चैम्बर में ही देखा था, मगर जो दौर है इसमें गुलाम शासक महोदय को चैम्बर में बैठने की नौबत कम आती है, फील्ड में रहने की नौबत ज़्यादा आती है। शायद जल्द ही हम लोग इस स्थिति में सुधार करेंगे और उम्मीद करते हैं कि गुलाम शासक महोदय चैम्बर में ज़्यादा बैठें और फील्ड में कम आना पड़े। हमारे सामने पटना कॉलेज के पूर्व प्राचार्य, हमारे माननीय मित्र, समाजशास्त्र के बड़े ख्यात विद्वान प्रोफेसर रघुनंदन शर्मा जी बैठे हुए हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि इस हॉल को ये रूप देने में सबसे प्रमुख भूमिका इनकी रही है। इन्होंने इसको पूरी तरह से, आप कह सकते हैं कि शुरू से आखिर तक कैसे ये काम होगा, रिनोवेशन का तरीका क्या होगा, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है और कम से कम लागत में कैसे इसे फिर से काम के लायक खड़ा किया जा सकता है, ये सारे सपने, सारी कल्पनाएं उनको थी और जिसे कुलपति महोदय ने मूर्त रूप देने में बड़ी भारी भूमिका का निर्वाह किया। मैं आप सब की ओर से अपने पूर्व प्राचार्य महोदय प्रोफेसर आर एन शर्मा जी का हृदय से स्वागत करता हूँ। मित्रों, इस हॉल का निर्माण जिम्नेजियम हॉल के रूप में 1921 में हुआ था। ये 2023 है, इसका मतलब 100 से 2 साल ऊपर हुए, अधिक हुए इस हॉल में बने। और बगल में जो परीक्षा भवन बना हुआ है, शर्मा जी ने भी देखा होगा, असली जिम्नेजियम वही था और उसमें अंग्रेजी खपड़ा लगा हुआ, इंग्लिश टाइप्स हम लोग बोलते थे। और जब वो लगभग खराब होने की स्थिति में आया तो उसकी जगह ये न्यू जिम्नेजियम हॉल बनाया और बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाए गए। अभी दरवाजे के सामने देख रहे थे कि घोड़ा नुमा 2 पैर बने हुए हैं और काफ़ी मोटा कुंदा है लकड़ी का, तो वो भी खेल का एक प्रकार था और जिम्नेजियम के बीच ही वो हुआ करता था। और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स थे, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलती हैं, ये भी बदला, बिल्डिंग भी थोड़ी स्थिति इसकी खराब हुई। बहुत दिनों तक किसी तरह परीक्षा का काम इसमें लिया जाता रहा, लेकिन अब जिस रूप में ये सामने आया है, इसका नए सिरे से एक नामकरण हुआ, प्रेमचंद बहुउद्देशीय सभा भवन। और उसका कारण ये था, और प्लेट लगा हुआ है, सबको हम अभी दिखा नहीं सके कि क्यों इस सभा भवन का नाम प्रेमचंद बहुउद्देशीय भवन रखा गया। मुंशी प्रेमचंद कथा सम्राट 1931 में 22 नवंबर को रविवार का दिन था,
6:45 में इसी हॉल में उनका भाषण हुआ था और उसका विषय था जीवन और साहित्य, यानी जीवन में साहित्य का महत्व। लगभग घंटा भर का उनका व्याख्यान हुआ। व्याख्यान में पटना शहर के लोग उमड़े हुए थे और उस व्याख्यान के अंत में प्रेमचंद ने जोर देकर के कहा कि बिहार जैसी गरियागिरी मैंने कही है। बिहार में मीटिंगों में ऐसी संख्या होती है, ये यूपी में नहीं होती है। यूपी में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी मीटिंगों में 100-200 लोग रहते हैं। इसका मतलब है कि उस दिन संख्या बहुत अधिक रही होगी और रही ही होगी, क्योंकि प्रेमचंद का नाम जैसा था पूरा शहर बड़ा हुआ था और इसका श्रेय किसी प्रोफेसर को नहीं जाता है। प्रेमचंद को यहाँ लाने का श्रेय हिंदी साहित्य परिषद की नई स्थापना हुई थी। केसरी किशोर शरण नाम के विद्यार्थी थे बीए के, और उनके भाई यहाँ पर प्रोफेसर थे, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री दोनों पढ़ाया करते थे। और हिंदी साहित्य परिषद के वो सचिव चुने गए थे, मंत्री चुने गए थे। संस्कृत के जो प्रोफेसर थे वो उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और उस समय विद्यार्थियों में दिनकर जी भी थे, लेकिन दिनकर जी उसमें आईए के विद्यार्थी थे और बीए का विद्यार्थी ही मंत्री होता था। लेकिन हिंदी साहित्य परिषद को बनाने में इन सब लोगों की सम्मिलित भूमिका थी। कलेक्टर सिंह केसरी का शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो भी उस समय यहाँ विद्यार्थी थे। वो अंग्रेजी ऑनर्स के विद्यार्थी थे, दिनकर जी हिस्ट्री ऑनर्स के विद्यार्थी थे। और इन सारे लोगों ने मिलकर इसको बनाया। और वाकया अद्भुत ये हुआ कि 22 तारीख को यहाँ भाषण था और 21 तारीख को शाम को पटना जंक्शन पर पंजाब मेल से प्रेमचंद जी को आना था। और आयोजकों ने केवल प्रेमचंद का जैसा तैसा फोटो देखा था, प्रेमचंद को पहचानते थे। ये लोग प्रेमचंद की पूछ वगैरह ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए पंजाब मेल की यात्रियों को देखने लगे। आखिर से अंत तक देख लिया, उनके कल्पना का प्रेमचंद कोई दिखाई नहीं। उस लखनऊ से वो आ रहे थे और 1-2 ट्रेनें देखी। अंत में हताश निराश होकर ये सारे लोग चले आए। पूरे पटना में विज्ञापित था कि प्रेमचंद को आना है। आयोजकों की स्थिति आप समझे। 22 तारीख को सवेरे एक ट्रेन उधर से आने वाली थी। इन लोगों ने हर बार को सोचा, अच्छा उस समय न फोन की सुविधा थी, न मोबाइल था, संचार के साधन सुलभ नहीं थे, तो सोचा कि एक गाड़ी और सवेरे आती है देख लें। उसमें बहुत ज़्यादा पैसेंजर नहीं थे, फिर भी देखा उनकी कल्पना का प्रेमचंद है। धीरे धीरे उन लोग इधर उधर टहलते घूमते निराश मन खिन्न मन मुसाफिर खाने की ओर से लौट गए। देखा क्या कि मुसाफिर खाने के पास एक अधेड़ उम्र का आदमी है, माथे पर गुली लिए हुए उनका ट्रंक है और उस आदमी के हाथ में एक रुमाल में पीतल का लोटा पड़ा। इन लोगों ने जाकर पूछा कि सो आप लखनऊ से आए हैं? कहा हाँ भाई लखनऊ से आया। क्या आप प्रेमचंद हैं? हाँ भाई प्रेमचंद हूँ। अब इन लोगों की जान में जान आई और तब उन लोगों ने कहा कि हम लोग पहचानते नहीं थे, ऐसी भूल हो गई। प्रेमचंद ने कहा कि इच्छा तो हुई कि जब कोई पूछने वाला नहीं तो लौट क्यों नहीं। लौटने के लिए मैं खड़ा भी हुआ, लेकिन लगा कि बच्चों का मन छोटा है, इसलिए मैंने इंतजार करना उचित समझा। ये प्रेमचंद थे और प्रेमचंद की महानता यहाँ थी। और आने के बाद उन्होंने उनसे पूछा गया कि आप हमारे प्रोफेसर के यहाँ ठहरिएगा या मेरे घर पर ठहरिएगा। प्रेमचंद ने कहा मैं तुम्हारे प्रोफेसर को नहीं जानता हूँ, तुमको जानता हूँ, तुम्हारे यहाँ ठहरो। ठीक है। और वो अपने उस विद्यार्थी के यहाँ ठहरे। उस दिन पटना म्यूजियम देखने गए, बहुत प्रसन्न हुए और शाम को यहाँ सभा हुई। इसीलिए मैंने माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध किया कि इस सभा भवन का नाम प्रेमचंद सभा भवन रखा जाए और बहुउद्देशीय इसका स्वरूप रखा जाए। कुलपति महोदय ने बहुत भारी मदद की। हम लोगों के पास बैठने की जगह नहीं थी। पटना विश्वविद्यालय की ओर से अपनी 250 कुर्सियाँ तक भिजवाई हैं। लगभग 100, 125, 150 कुर्सियाँ यहाँ और लग सकती हैं। सोफा मैंने किरण जी के घर से मंगवाया है।
और सर से अनुरोध किया था कि डीलक्स में हॉल का जो सोफ़ा है उसको मुहैया करा देंगे, तो आएंगे VIP लोग होंगे, बैठाने का काम होगा तो सीधे मंच पर बुलाने के पहले तो कुलपति महोदय ने आश्वासन दिया है कि उसको अभी हम करेंगे और सोफ़ा भिजवाएंगे, आजकल में ये व्यवस्था हो जाएगी। दूसरी ये कि हम चाह रहे हैं कि इसका थिएटर के रूप में भी विकास हो, क्योंकि पटना विश्वविद्यालय में कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कायदे से नाटक की व्यवस्था हो। और इतना बड़ा मंच और बगल में 2 बाथरूम भी बन गया है, इतना बड़ा मंच है, बगल में घेर घार करके ड्रेसिंग स्पेस भी बन सकता है, तो यहाँ पर रंगमंच के रूप में भी इसका विकास किया जाए, ये मैंने कुलपति महोदय से अनुरोध किया है। आगे उसकी योजना बना करके हम कुलपति महोदय के सामने पेश करेंगे और अंदाज है कि यदि संभव होगा टेक्निकली या साइंटिफिकली तो उसकी ओर भी कुलपति महोदय का ध्यान जाएगा और इस पर भी शायद काम होगा, ताकि अनेक तरह के काम हम ले सकें। लगभग 400 लोगों की कुलपति महोदय इसमें बैठने की व्यवस्था हो सकती है, और यदि 400 लोग के बैठने की व्यवस्था होती है तो लगभग एक बड़ा जलसा हम कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी लोगों की ओर से हम अपने माननीय कुलपति जी का, माननीय कुलानुशासक महोदय का, माननीय छात्र कल्याण संकाय अध्यक्ष महोदय का और माननीय पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर रघुनंदन शर्मा जी का, इफ्तार साहब हमारे बैठे हुए हैं, हमारे सारे शिक्षक बंधु बैठे हुए हैं, इन सब का मैं अपनी ओर से तहे दिल से, कॉलेज की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आभार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए विशिष्ट अतिथियों के अभिभाषण की तरफ चलते हैं। मैं प्रोफेसर अनिल कुमार सर से आग्रह करता हूं कि वो अपना अभिभाषण प्रस्तुत कर, छात्र कल्याण संकाय अध्यक्ष हैं, तो छात्रों के कल्याण में जो यह बहुउद्देशीय सभा भवन बना है उसके संदर्भ में आप अपना वक्तव्य प्रोफेसर अनिल। आज इस सभागार के उद्घाटन समारोह में मंच पर बैठे पटना विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी जी, पटना कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर तरुण कुमार जी, पटना विश्वविद्यालय के कुलानुशासक मेरे मित्र प्रोफेसर रजनीश कुमार जी, पटना कॉलेज के पूर्व प्राचार्य मेरे बड़े भाई प्रोफेसर रघुनंदन शर्मा जी, कि कुलपति कार्यालय के सामने छात्रों की भीड़ जाए और कर्मचारियों से गाली गलौज करे और मारपीट की नौबत तक आ जाए। ये छात्र हैं या कुछ और हैं पता नहीं। मैं छात्र कल्याण संकाय अध्यक्ष होने के कारण ये बात बोल रहा हूं। आपके सभी प्रॉब्लम के लिए हर वक्त हर कोई खड़ा रहता है। हम सभी 9-9 बजे रात तक काम करते हैं। मेरे घर में मुझे लोगों ने कहा कि तुम शिक्षक हो या कुछ और हो। मैं कहा कि मेरे कुलपति ने तय कर रखा है कि मैं विश्वविद्यालय को एक अच्छे स्थान तक पहुंचा कर ले जाऊंगा। उसके लिए उन्होंने हम सबों को कार्य में लगाया है, तो उनके सहयोग में हम जब तक वो काम करना चाहेंगे हम वहाँ रहेंगे। और आप सबों को बड़ी आश्चर्य होगा कि हम सभी कभी कभी 10 बजे, 10:30 बजे रात तक पटना विश्वविद्यालय में हम सारे कार्यक्रम पटना कॉलेज के प्रांगण में करना चाहते हैं। मैंने उन्हें रोकने का काम किया था। मैं कहा कि नहीं, पटना कॉलेज के प्रांगण में आप कार्य न करें। उन्होंने कहा क्यों? मैं कहा कि वहाँ हंगामा हो सकता है। ऐसे छात्रों को कंट्रोल कैसे किया जा सकता? हम पुलिसिया एक्टिविटी नहीं इम्प्लीमेंट करना चाहते और ये छात्र हमारी बातें नहीं सुनते। आज मैं ये बात इसलिए इस मंच से आप सभी छात्रों के बीच में कह रहा हूँ
कि आप सभी छात्र एक बार बैठ के सोचें, अपने दोस्तों के बीच में ये चर्चा करें कि आपकी स्थिति कहाँ जा रही है, आप विश्वविद्यालय को किस लेवल पे ले जाना चाहते हैं। क्या यह अपराधियों का गढ़ बनेगा? जिस पटना विश्वविद्यालय को माना जाता था कि यहाँ से छात्र इंजीनियर, डॉक्टर, ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, आपके सामने जितने प्रोफेसर्स बैठे हैं इसमें से 60% प्रोफेसर्स आपके विश्वविद्यालय के पढ़े हुए हैं। क्या आप कभी सोचे हैं कि आप भी पढ़ के इस विश्वविद्यालय का शिक्षक बन सकते हैं? यदि आप ऐसा सोच लेंगे कि मैं पढ़ लिखकर इस विश्वविद्यालय में शिक्षक बनूंगा, तो जिस किसी ने भी इस तरह का कार्य किया है, आप सभी जाकर उन्हें समझाएं। आपके एसोसिएशन, आपके यूनियन के लोग थे उसमें, आप यूनियन में जाकर बोले कि इस तरह का काम आप करते हैं तो आपको हम नहीं मानेंगे। यूनियन को आप भंग करने के लिए भी प्रस्ताव दे सकते हैं। ये छात्रों को मैं अपील करता हूँ कि आइंदे से इस तरह की बातें न होनी चाहिए। ये बहुत ही दुखद बात है। आज जिस कार्यक्रम में मैं आया मुझे इस तरह से बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन जिस तरह की घटना कल हुई मैं बोलने के लिए लाचार हूँ। आप सबों से मेरा नर्म निवेदन है, आप सभी छात्रों से, आप मेरे बच्चे हैं, आप बिहार के भविष्य हैं, आप पटना विश्वविद्यालय के भविष्य हैं। आप सबों को समझाएं, अपने साथियों को समझाएं। और मुझे लगता है कि आज के बाद से यदि आप जिस तरह से आपने ताली बजाया, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ कि आज के बाद से पटना विश्वविद्यालय में वो धारा बढ़ेगी जो धारा आप बहाना चाहते हैं। यहाँ पे सकारात्मक काम होंगे, यहाँ पे आपराधिक कार्य नहीं होंगे। ये हम सभी आप सबों से अनुरोध करते हैं। और आप जब आगे बढ़ेंगे तो हम सभी शिक्षक आपके साथ खड़े रहेंगे। मैं एक शिक्षक होने के नाते भी आपको कहता हूँ, यदि छात्र सकारात्मक दिशा में कार्य करेंगे तो पटना विश्वविद्यालय के सारे शिक्षक, मैं शिक्षक होने के नाते मैं शिक्षक नेतृत्व भी किया हूँ, मैं सारे शिक्षकों से अपील करूँगा कि आप सभी छात्रों के साथ खड़े हों, आप सकारात्मक दिशा में चलें, हम सभी आपके साथ रहेंगे। और आप जब आगे चलेंगे तभी पटना विश्वविद्यालय सही डायरेक्शन में चलेगा और ये जो आपराधिक कृत्य हो रहे हैं ये सभी बंद होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज के दिन मुझे ये बात बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं बोला, इसके लिए आप सभी मुझे क्षमा करेंगे। लेकिन फिर मैं एक बार कहूँगा, इस सभागार में और भी कार्यक्रम होंगे। ये अपने पटना विश्वविद्यालय के कुलपति अभी तरुणी ने कहा कि पटना विश्वविद्यालय के कुलपति एक खिलाड़ी नहीं है। पटना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर गिरीश जी एक अच्छे बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। और यह जो जिम्नाजियम हॉल है इसको बैडमिंटन कोर्ट के रूप में हम डेवलप करेंगे। यहाँ आप सभागार में जो भी कार्यक्रम करेंगे वो होगा और बैडमिंटन का खेल भी इसमें होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मेरी बात यदि आप छात्रों को खराब लगी हो तो उसे क्षमा कर दीजिएगा मुझे, लेकिन मैं फिर आपसे अपील करूँगा कि आप अपने दोस्तों को समझाएं। और आप यदि आप आगे आएंगे तो पटना विश्वविद्यालय सही में सही दिशा में जाएगा और ये आपराधिक कृत्य जो चल रहे हैं ये समाप्त होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद। पटना कॉलेज के प्रेमचंद बहुउद्देशीय भवन के उद्घाटन सह नामकरण समारोह में पटना विश्वविद्यालय के यशस्वी माननीय कुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी जी, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का अध्यक्ष छात्र कल्याण प्रोफेसर अनिल कुमार जी, पटना कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर तरुण कुमार जी, पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर आनंद शर्मा जी, वरीय पटना कॉलेज के शिक्षक और हमारे बड़े भाई प्रोफेसर संजय कुमार जी, प्रोफेसर इफ्तिखार जी, मैडम प्रियदर्शी नारायण। कुछ दिन पहले जब यहाँ से गुजरते होंगे तो इस भवन को देखकर आपकी रुएं रोती होगी। ऐसा ही हुआ जब कुछ दिन पहले पटना विश्वविद्यालय के डायनामिक कुलपति महोदय इधर से गुजर रहे थे, उनकी नज़र इस बिल्डिंग पर पड़ी
और उन्होंने देखा कि ये बिल्डिंग बनने लायक है, फिर भी जीर्ण हालत में क्यों है, और ये बिल्डिंग बन आप छात्रों से इतना उनकी उम्मीद है, उस उम्मीद से करने के लिए दिन रात वो कार्य करते हैं। छात्रों के विकास के लिए शिक्षा के साथ साथ वातावरण का भी बहुत बड़ा महत्व है, और इस वातावरण में सुंदर भवनों का भी कॉलेज में पढ़ाते हैं। एक क्रम में उन्होंने कहा कि पटना यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए खेल की गतिविधि और सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो पाता, और इन गतिविधियों के नहीं होने से छात्रों का जो समय है वह किसी गलत काम की तरफ बढ़ रहा है। अगर उन छात्रों को हमने एक मौका दें, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें, तो निश्चित रूप से कभी व्यवस्था हो, लाइब्रेरी का ऑटोमेशन हो, चाहे डिजिटलाइजेशन हो, नामांकन की प्रक्रिया सही तरीके से हो, छात्रों का क्लास सही तरीके से हो, इन सारी चीज़ों की सोच के प्रति कुलपति बहुत ही संजीदा है। शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने अतिथि शिक्षकों का अपॉइंटमेंट कराया। पूरे बिहार के किसी विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षकों का पेमेंट की जरूरत नहीं है, फिर भी पटना विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षकों का पेमेंट रेगुलर हो, उसके लिए भी वो दिन रात। अभी सरकार का महोदय ने कहा कि दिन ब दिन हम लोग देखते हैं कि हमारे जो छात्र हैं उनका जो व्यवहार एक छात्र का होना चाहिए, एक अनुशासित स्टूडेंट की तरह उनको व्यवहार करना चाहिए, उसमें कमी नहीं चाहिए। क्या आप बताएं कि कोई भी छात्र की क्या करना चाहिए? अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो क्या वो छात्र पढ़ने के लायक है? छात्र अपनी शिक्षा ग्रहण करना, भविष्य का निर्माण करना। आप जिस रंगमंच जो प्रेमचंद की चर्चा कर रहे हैं, बिहार के बाहर वाराणसी में उनका जन्म हुआ, और एक उर्दू साहित्य के उपन्यास का कहानीकार थे प्रेमचंद जी। उनके बहुत सारे उपन्यास रंगभूमि में सफल रहा है। देश को आजाद करने में, स्वाधीनता की लड़ाई में उन्होंने साहित्य का कैसे उपयोग किया। इसलिए मेरा छात्रों से ये निवेदन है कि आप साहित्य को पढ़ें, हिंदी साहित्य हो या अंग्रेजी साहित्य हो। आप जब उस साहित्य को पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक नई भावना, नई विचार, नए सोच आपके अंदर विकसित होंगे। आभार व्यक्त करता हूँ और छात्रों की तरफ से उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि छात्रों की इतनी सोच रखने वाले बहुत दिनों के बाद हमारे विश्वविद्यालय में ऐसे कुलपति आए हैं जो दिन रात आपकी तरक्की के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपके विकास के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए हर तरह से तैयार हैं। कोई भी विश्वविद्यालय का कुलपति छात्रों से इतनी आसानी से नहीं मिलता। आपकी जब मर्जी होती है आप कुलपति आवाज चले जाते हैं, कुलपति कार्यालय चले जाते हैं, जबकि आपको महान काम बाधित होगा, और ये सारा काम किसका बाधित होगा? छात्रों का बाधित होगा। इसलिए कुलपति से मिलने का एक समय होना चाहिए, उनसे परमिशन लेकर पहले 1-2 दिन मिलने का समय निर्धारित करना चाहिए और तब उनसे मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी हम गए, चले गए अपने कार्यालय के पास, खोलो, हम बैठेंगे, जाएंगे, घुसेंगे, जबरदस्ती करेंगे, कर्मचारियों को धमकाएंगे, गाली देंगे, मारपीट करेंगे। मैं छात्रों का बहुत ही हितैषी हूं, कठोर कदम मैं उठाना नहीं चाहता, लेकिन जब सीमा पार होगी तो हूं, शायद आपको दिखता नहीं। मैं निर्णय लेने के मामले में बहुत ही कठोर हूं, लेकिन छात्रों के हित में, छात्रों के कैरियर को देखते हुए मैं कोई भी कठोर कदम नहीं उठाना चाहता। आप कभी मुझे मजबूर न करें, आप अपने छात्र की तरह व्यवहार करें। आपसे प्यारा मेरा कोई नहीं होगा, और मैं आपके लिए दिन रात खड़ा रहूंगा। आपकी जो भी मांगे होगी उसके लिए मैं विश्वविद्यालय से भी लड़ूंगा और आपको सारा हक दिलाने का प्रयास करूंगा। ये मेरा आपसे वादा है कि अगर छात्रों के लिए मैं उनसे कहूंगा तो कभी भी वो पीछे नहीं जाएंगे।
इस अवसर पर और भी कई वक्ता हैं, मैं अधिक बोलना नहीं चाहता, लेकिन आपसे आग्रह, आपसे विनती, आपसे निवेदन जरूर है कि आप एक छात्र की तरफ अपने विश्वविद्यालय में आएँ, शिक्षा ग्रहण करें, अपना पद प्राप्त करें ऊंचा और इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इन्हीं आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और पटना विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ इस कॉलेज के जो प्राचार्य हैं जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आपसे मिलने का मौका दिया, उनको भी धन्यवाद देता हूँ और ये कॉलेज आगे बढ़ता रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे पटना विश्वविद्यालय के कुलानुशासक प्रोफेसर रजनीश कुमार को। अब हम उस प्रोफेसर, अध्यापक और अभिभावक के पास जाएंगे जिनके सब प्रयासों से यह पटना विश्वविद्यालय के मैं आज अभी इस हॉल को इस रूप में देखकर काफ़ी प्रसन्न महसूस कर रहा हूँ। मैं इस टाइल था, बड़े टाइल्स का, उसका नाम था ओल्ड जिम्नाजियम और इसका नाम था न्यू जिम्नाजियम। लेकिन हमारे जहाँ तक याद आती है उसका ज़्यादा प्रयोग परीक्षा कराने में होती थी, लेकिन इस हॉल का प्रयोग उस समय से ही बहुउद्देशीय कारणों से होता आ रहा है। आप जहाँ बैठे हैं, नीचे जो लकड़ी का ये जो लगा हुआ है, यह कोई ऐसे ही डिजाइन का पार्ट नहीं है। इस हॉल का सबसे ज़्यादा प्रयोग बैडमिंटन खेलने में होता था। इसमें जिम्नाजियम तो था ही, अभी भी मुझे हल्के से मेमोरी मुझे याद है कि कहीं मैं इसमें हॉल में दो मोटे मोटे रस्से लटकता हुआ मैं देखा हूँ। स्पष्ट है कि उस समय बच्चे जो है रास्ता चढ़ करके अपना ये सब करते होंगे। और बाद में कई जो यहाँ के लोकप्रिय बैडमिंटन खिलाड़ी हुए, वो पटना यूनिवर्सिटी के छात्र भी बन गए। संजय जी को शायद थोड़ा याद होगा, अमरनाथ जी काफ़ी खेला करते थे बैडमिंटन। मैडम हिस्ट्री वाली वो भी खेलती थी, बहुत सारे छात्र छात्राएं सब खेलते थे। आज मुझे अभी जो लोगों ने, अब मैं देखता हूँ शायद कुछ और माहौल रहता तो मैं प्रस्ताव यह देता कि पुनः इसको ये बहुत ही बस केवल बीच में एक नेट बांध दीजिए, ये बैडमिंटन हॉल हो जाता है। ये नेट हटा दीजिए, ये मल्टीपर्पज़ हॉल हो जाता है यहाँ। और उस जमाने में डिबेट, कवि गोष्ठी, मुशायरा, नाच, डांस, ड्रामा, नाटक, और ये सब कोई बाहर से बुलाए हुए कर्मियों के द्वारा नहीं, हायर्ड रंगकर्मियों के द्वारा नहीं, यहीं के छात्रों में इतने जीनियस थे कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छे गाने वाले थे, कुछ मिमिक्री करने वाले थे, कुछ नाटक करने वाले थे। तो शायद वह है जो मानसिक प्रवृत्ति है अभी भी छात्रों में है, और उसको एक माहौल दिया जाए तो शायद छात्रों में कलात्मकता और काव्य इसके प्रति रुझान विकसित किया जा सकता है। और इस दृष्टिकोण से मैं प्रसन्न हूँ कि शायद बच्चों को अब इस हॉल को प्रयोग करके अपने किस रूप में हम बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे। अभी मैं स्वयं यह कह देता कि इसमें क्रिकेट का, लेकिन कल ही मुझे या 2 दिन के बाद पता चलेगा कि बैडमिंटन खेलने के नाम पर बच्चों के 2 ग्रुप में जम के मारपीट हुई। इसलिए मैं चाहते हुए भी यह नहीं कह पा रहा हूँ अभी प्रचार महोदय को कि इसको बैडमिंटन के रूप में। इसलिए हमारे छात्रों, आपका दायित्व तो इसमें ज़्यादा है, आपका स्वार्थ इसमें ज़्यादा निहित है। आप किस रूप में अपने आप को विकसित करना चाहते हैं। पटना कॉलेज एक समय सारे सुविधाओं का, पटना कॉलेज के पास 4 रोइंग, ये बोट इम्पोर्टेड इंग्लैंड से मंगाया हुआ नाव हुआ करते थे। कोई भी एक प्रकार का आवेदन दे करके ये गंगा में अपना नौका वाहन ये सब, और हमारे समय तक एक नाव ऑपरेशनल था, वो भी इनऑपरेशनल। सारी यहाँ सुविधाएं थी। अभी भी पटना कॉलेज के पास इतनी क्षमता है कि आपको सारी सुविधाएं दे सकता है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप उसको किस रूप में
पढ़ना तो है ही आपको, लेकिन पढ़ने के अतिरिक्त अनेक विधाएँ हैं जिसको आपको विकसित, और शायद मुझे यह भी लगता है कि शायद बच्चे पढ़ने और खेलने लगेंगे तो लड़ना कम कर देंगे, कुछ से लाइलाज दो चार लोगों को छोड़ करके। और मैं तो यहाँ के इस मन से कुलानुशासक साहब को विनती करूँगा, आग्रह करूँगा कि आप थोड़ा सख्त होइए, और ऐसे केवल दो चार लोगों ने यहाँ के माहौल को खराब कर रखा है, आप कड़े एक्शन लेकर के मैसेज दें और छात्रों को एक अच्छा माहौल प्रस्तुत करें उनके सामने, तो निश्चित रूप से छात्र डाइवर्ट होकर के सकारात्मक प्रवृत्तियों की ओर आएंगे। और इसके मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, कहीं भी किसी भी दृष्टिकोण से मुझे प्रचार बनने की कोई संभावना नहीं थी। ये भाई सांसद साहब की शुभेच्छा थी कि कुछ हिसाब चलाया कि मुझे मौका मिल गया। तो जब तक मैं प्रचार नहीं बना था, इसके पहले के सारे प्रचार थे 2005 से सबसे इसके बारे में कहता था, और सब लोग बड़ा डिसमिसिव अप्रोच वाले थे, नहीं शर्मा जी इसका कुछ नहीं हो सकता है, नहीं शर्मा जी। तो मैं बड़ा मायूस फील करता था कि क्या नहीं, इत्तेफाक से मिश्री साहब ने मुझे मौका दे दिया, और मिश्री साहब काफ़ी शाही आदमी तो हैं ही। मैंने कहा कि सर आप कहिए, मैं इसको एकदम नया बनवा देता हूँ। और देखिए, और मैं छात्रों के लिए सब बोल रहा हूँ, और मैं कोई अपनी अतिरंजना नहीं कर रहा हूँ। नेपोलियन का नाम सुना है ना आपने, उसने कहा था कि असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में होती है, मेरे भी डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं है। ये मैं जीवन में हर क्षण में इसको लागू करके देखा, मैं कोई काम को असंभव नहीं मानता हूँ। इसलिए आप भी इस भावना से बिहार के सबसे उत्कृष्ट संस्था में आ गए हैं, और इस भावना से काम करें बड़े मन से कि मैं भी जो चाहूँगा वो कर लूँगा, आपके लिए कोई चीज़ असंभव नहीं है। और यहाँ के भाई सांसद साहब, प्रताप साहब, सारे शिक्षक प्रतिबद्ध हैं वैसे सारे माहौल आपको उत्पन्न करने के लिए जिसमें आपका संपूर्ण विकास हो। थैंक यू। अभी हम सुन रहे थे प्रोफेसर RN शर्मा, रघुनंदन शर्मा को, जिनके सत्प्रयासों से यह जीर्ण शीर्ण भवन आज चमक रहा है। अब हम अपने अभिभावक के पास जाएंगे, इस विश्वविद्यालय के मुखिया, इस विश्वविद्यालय के पटना विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी के पास, और हम जानेंगे कि किस तरह इस बिल्डिंग को बनाने में, क्योंकि प्रोफेसर रघुनंदन शर्मा के प्रयास तभी सफल होता है जब हमारे कुलपति के सहयोग के बिना यह प्रयास सफल नहीं हो पाता। प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी। ये काटने वाला काम आपने काटने वाला काम रोक दीजिए, कुलपति महोदय के भाषण के बाद काटने का काम। समारोह की अध्यक्षता कर रहे पटना विश्वविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर करण कुमार जी, विशिष्ट अतिथि पटना विश्वविद्यालय के डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर प्रोफेसर रजनीश कुमार जी, इस महाविद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य प्रोफेसर रघुनंदन शर्मा जी, पटना विश्वविद्यालय के सारे उपस्थित शिक्षक, हमारे प्यारे छात्र छात्राएं, मीडिया के बंधु, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सभागार में मुझे बोलते हुए बहुत ही गर्व महसूस कर रहा है
एक समय था जबकि इसमें हम लोग छात्र थे तो बैडमिंटन खेला करते थे। हमें भी इस मौका मिला था इस हॉल में बैडमिंटन खेलने का। जब हमने कुलपति के रूप में यहाँ ज्वाइन किए तो नगरी दूसरी आवाज़ में आने का रास्ता पटना कॉलेज के थ्रू ही है। जब पटना कॉलेज 150 साल पूरा किया था तो इसका पूरे बिल्डिंग का सब जगह जीर्णोद्धार हुआ था। कॉलेज का बिल्डिंग का एक अपना आर्किटेक्ट है, इसकी सुंदरता बहुत ही इसके बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन जर्जर स्थिति में दिख रहा था। इधर से जाते समय मैं देख रहा था कि एकदम एबेंडेंट स्थिति में ये हॉल है। हमको बताया गया कि वो एबेंडन हो चुका है, उसको अक्सर करना है, तोड़ करके हटाने का। इसलिए रिसेप्शन द्वारा हमको बताया गया कि उसको तोड़ना है, उसके लिए अक्सर करना है। एक दिन मैं घूमते हुए आया, अकेले आया और कुछ खिड़की से झाँक करके मैंने देखा क्या है। मैंने देखा कि इसमें पूरा लकड़ी का बाल लगा हुआ है, सब कुछ बिल्डिंग का दीवार वगैरह देखा हमको तो सब ठीक लगा, क्योंकि इसको अमेंडमेंट करने की बात हो रही है। तो उस समय के जो प्रचार थे उनको मैं बुला के बोला सर कि वो बनने लायक नहीं है, बोला गया। अच्छा, तब तक कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि प्रचार ही चेंज हो गए, और जो प्रचार चेंज हुए, जो अपने बारे में बोल रहे थे कि उनको बोलता था लोग इनसे कुछ हो नहीं रहा है, अपने बारे में बता रहे थे। हमें भी बताया गया इतने कम समय में 6 महीने के लिए आप बना रहे हैं, तो पता नहीं क्या करेंगे। इनको बुलाया मैं अपने घर पर, ये भी अवाक रह के कह रहे हमको प्रधानाचार्य का पद मिल रहा, कभी सोचे भी नहीं होंगे। हमने बोला कि ठीक है मैं दे तो रहा हूँ, लेकिन साथ साथ आपको बहुत सारे काम भी मैं दे रहा हूँ। जो भी पटना कॉलेज का सामने का बिल्डिंग है उसको फेस लिफ्टिंग कराइए, और ये जो बिल्डिंग है जिम्नाजियम हॉल, इसको आप इसको ठीक करने का प्रयास करें। उन्होंने बोला कि ठीक है सर। मैंने इंजीनियर्स को बुलाया, जो यूनिवर्सिटी इंजीनियर थे, उनको बोला कि आप इसको देखिए, उसको एस्टिमेट दीजिए, प्रपोजल दीजिए। प्रपोजल गया यूनिवर्सिटी में, करीब करीब 2-2.5 महीने यूनिवर्सिटी में घूमता रहा। हम समझ रहे थे कि काम हो रहा है, लेकिन प्रिंसिपल साहब को बुलाया, क्या हो गया सर? हमने तो भेज दिया यूनिवर्सिटी में, अभी तक आया है। तो हमारे यूनिवर्सिटी की भी स्थिति थी कि 2 महीने ये फाइल घूमता रहा। फिर मैंने पता किया कहाँ था, उसको बुला के अप्रूव किया, टेंडर हुआ, काम हुआ, और ये आज हमको नहीं लगता है कि ये बिल्डिंग एबॉन्डेड करने की स्थिति में था। कारण क्या है एबॉन्डेड की स्थिति क्यों? जहाँ जाइए वो पैसे नहीं बनेगा कहाँ से? जब मैं इंक्वायरी करना शुरू किया तो पता चला कि कॉलेज में तो पैसे हैं, कोई खर्च करना नहीं चाहता है। जो भी है खर्च करने में डरता है, कभी खर्च करेंगे, कहीं ऑडिट हुआ, कहीं गलत काम हो गया तो मैं फंस न जाऊँ। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा शर्मा जी को, तो मेरे कहने पर उन्होंने प्रोसेस किया और एग्री किया। और जितने भी आप थोड़े रंग रंग देख रहे हैं बिल्डिंग में, आप सामने से जो कॉलेज का बिल्डिंग देख रहा है उसी 6 महीने के देख। तो मेरी आदत है, मैं जिस किसी को भी किसी चीज़ की चार्ज देता हूँ उस पर मैं फुल फेस करके काम करता हूँ। आज तरुण जी प्रिंसिपल है, जब ज्वाइन किए आए मेरे घर पर, मैंने इनको बोला देखिए आप जब 50 के पद पर बैठने जा रहे हैं तो आपको न्यूट्रल होकर के काम करना पड़ेगा। और बहुत तरह की समस्याएं आएगी आपके सामने, बच्चे आएंगे, शिक्षक आएंगे, एग्रेसिव होंगे। जो चेयर पर बैठा है अगर वो एग्रेसिव हो जाए तो सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। कम से कम जो भी बच्चा कुछ भी बोले, आप कम से कम आप गुस्सा नहीं करेंगे, न्यूट्रल होकर काम करेंगे। लेकिन जैसे ही आप ग्रुप में काम करेंगे, किसी को ज़्यादा तकलीफ देंगे, उनको बैठाएंगे, उनको भगाएंगे, फिर आपको काम करने में मुश्किल हो जाएगा। हम अभी तक देख रहे हैं कि उसमें सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। हमारे DSW साहब बैठे हैं। हम यहाँ जो शिक्षक थे
वो इनको एक तरह से कहीं गलत दल का नेता माना जाता था शिक्षक। BSW के रूप में बुलाया, इनको मैंने कहा कि भाई देखिए आप जो भी गुस्सा है आप उसको खत्म कर दीजिए। चेयर पर बैठने के बाद जब आप ही रिएक्ट कर जाएंगे तो फिर डिसीजन कौन है? हम अगर कुलपति मेरे पास आए तो उस तरह हम भी रिएक्ट कर जाए, फिर फाइनल उसका एंड क्या है? खुद ही डिसाइड डिसीजन करें, सुनना तो पड़ता है। इन लोगों के भाषण से आप लोगों ने जरूर महसूस किया होगा कि लोग कितने दुखी हैं। अगर इन लोगों को छोड़ दिया जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जिस तरह की घटनाएं घटी आप लोग समझ रहे होंगे, मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहूँगा। मैं हमेशा छात्रों से अपील करता हूँ, अभी तक हमेशा मैं करता रहा हूँ, आप लोगों से बहुत सहयोग मिला, लेकिन हमने सोचा कि बहुत सारे यहाँ पर ग्रुप्स थे जो डिफरेंट तरह के छोटे छोटे काम के लिए आते थे। मैंने सोचा कि अगर यूनियन का इलेक्शन करा दिया जाए, एक यूनियन के लोग होंगे, कोई भी समस्या होगा यूनियन के थ्रू आएगा, उसको काम अच्छा से होगा, बढ़िया से होगा, बच्चों के हित में होगा। लेकिन यहाँ दूसरा ही नज़ारा हो गया। अब जो अलग अलग पार्टियां के यहाँ छात्र हैं, उनको लगा कि मैं हार गया तो मेरा तो अस्तित्व खत्म हो गया, अपने अपने स्तर से आने लगे। कभी AISF, कभी ऐसा, कभी दिशा, कभी ABP, कभी JDU, कभी जनता दल, जबकि किसी भी महाविद्यालय विश्वविद्यालय में पार्टी के स्तर पर बच्चे नहीं रहते। आप इलेक्शन लड़े, उसमें जो आप जीते, इलेक्शन का छात्र का अपना पार्टी होता है। जो भी अभी तक का जो 2.5 साल का मेरा टेन्योर रहा है, कभी कोई एजुकेशन नहीं हुआ था, निग्लिजिबल। कारण कि जब से मैं आया था केवल बच्चों के हित में, अगर एक लड़का और टीचर बाहर में आ गया मिलने के लिए, मैं पहले बच्चों से मिला के बोलता हूँ, और जो भी उसके प्रॉब्लम है मैं उससे उसी से बोलता हूँ, सॉल्यूशन बताओ। हो सकता है कि मैं जो सोच रहा हूँ उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लेकर समझते होंगे। इस तरह से जो भी प्रॉब्लम आए, समस्याएं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं ठीक करने का। इसमें कुछ छात्र दरभंगा हाउस में भी होंगे, जो उनकी स्थिति है बैठने की जगह नहीं है। हर यूनिवर्सिटी में नए नए कोर्स खोले जा रहे हैं, कोर्स खोल तो दिए, क्लास लेने के लिए क्लासरूम नहीं है, टीचर को बैठने का जगह नहीं है। समस्याएं इनफैक्ट आपका 100 साल से ऊपर का यूनिवर्सिटी था है, किसी ने इसको पेड़ नहीं लिया कि इसको डेवलप हम कैसे करें। बच्चे की संख्या बढ़ते जा रहा है, स्पेस उतना ही है, तो हम लोगों ने काम करना शुरू किया कि नहीं, स्पेस की ज़रूरत है। और आपके यहाँ करीब 4.5 एकड़ ज़मीन में, आप सभी बच्चों पेपर के माध्यम से जानते होंगे, करीब 300 करोड़ रुपया सेंक्शन, 150 करोड़ सेंक्शन होकर बिल्डिंग बनने जा रहा है, 150 करोड़ सेंक्शन को 2-4 रोज में हो जाए। तो किसी भी यूनिवर्सिटी को 300 करोड़ शायद ही कभी बिहार में, जब से हम लोग को शायद मिला। तो कहने का मतलब ये हमने प्रयास किया किसके लिए? हम तो आराम से आए थे, 3 साल रहते चले जाते, पावर एंजॉय करते चले जाते, हमको क्या मतलब है, जैसे सब लोग हैं हम भी चले जाते हैं। तो जो भी कार्य हम लोग कर रहे हैं छात्रों के लिए कर रहे हैं, वो बिल्डिंग बन जाता है तो नए नए कोर्स खुलेंगे, बच्चों को अपॉर्चुनिटी होगा, बच्चों को ही फायदा होगा। खैर उसमें आप सबों का बहुत सहयोग मिला, हर तरह से, हर जगह से, कहीं से कोई कमी नहीं है। आप बार बार सुनते होंगे पढ़ाई टीचिंग क्वालिटी पर था, टीचर्स के क्वालिटी पर था, टीचर्स के रिसर्च पर था। जो रिसर्च का क्वालिटी होता है, इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित होते थे, उससे लोग जानते हैं कि इस स्पेशलाइजेशन के इस स्टेट के, इस कंट्री में, इस स्टेट में, इस कॉलेज में शिक्षक है। यही पटना विश्वविद्यालय है, ये पटना कॉलेज है, जहाँ से एक बार 54 छात्र BPSC में क्लियर हुए और 53 का सिलेक्शन हुआ, क्योंकि बिहार का
डिटेरिएशन शुरू हुआ। मैं उस डिटेरिएशन में एक चीज़ को मानता हूँ, कोचिंग संस्थान। जब से कोचिंग शुरू हुआ, बच्चों को कॉलेज में क्लास करने से रुझान खत्म होने लगा। उसके बच्चे के दिमाग में ये आया कि अगर मैं कोचिंग में जाऊँगा तो वहाँ अच्छे पढ़ाई होगी, अच्छे तरह से मैं पढ़ूँगा। हम लोग के समय में जो पढ़ाई होती थी, कोचिंग वाले में उस तरह की पढ़ाई संभव नहीं था। जितने भी अच्छे टीचर थे, जिस तरह से पढ़ाते बच्चों को दिमाग में रहा, तो वही शिक्षक अगर पटना कॉलेज कैंपस में पढ़ाएगा तो उसमें नहीं जाएंगे, वही शिक्षक कोचिंग में पढ़ाएगा तो उसमें भरे रहेंगे। दिमाग में आ गया कि कोचिंग में अच्छे तरह से पढ़ाएंगे, यहाँ अच्छी तरह से नहीं। ऐसी बात नहीं होती। कोई भी शिक्षक अपना जो पढ़ाने का तरीका है उसको डिटेरिएट नहीं करना चाहता। कॉलेज में अच्छे तरह से नहीं पढ़ाएगा तो कोचिंग में भी कोई नहीं आएगा। तो जो भी शिक्षक थे, कोचिंग ठीक है आप कीजिए, लेकिन आप अपना क्लास जरूर कीजिए। यहाँ पर पूरे बिहार में पटना यूनिवर्सिटी को छोड़ दें, पटना कॉलेज और यूनिवर्सिटी, पटना में और यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेज हैं उसको छोड़ दें, शायद ही किसी कॉलेज में बच्चे आ रहे हैं। बच्चे जो अच्छे बच्चे हैं अब बीटेक कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं कि वहाँ से क्लास करने की ज़रूरत नहीं है, अटेंडेंस की ज़रूरत नहीं है, परीक्षा में अपीयर होंगे, पास होंगे। तो ये स्थिति को, मेंटलिटी को चेंज करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी में बच्चे क्लास में आए, शिक्षक आए। हमारे जैसे शिक्षकों की कमी थी, हो रहता है शिक्षक ही नहीं है तो बच्चे क्यों आए। हम लोगों ने 267 गेस्ट फैकल्टी का अपॉइंटमेंट किया, जो आज कार्यरत है। किसी भी विभाग में ये नहीं कर सकते कि शिक्षक नहीं है, और सारे शिक्षक जो भी हमारे अतिथि शिक्षक हैं सबके पास टैलेंट है। आप देखें तो उसमें 80% का सिलेक्शन यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन में होगा। कहने का मतलब कि जो भी अतिथि शिक्षकों का हम लोगों ने सिलेक्शन किया है, उनकी क्वालिटी को देख के किया है, पैकेज को देख के नहीं किया है। 20% मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, उसमें कुछ ऐसे कारण थे जो कि उनके पास टैलेंट नहीं था, लेकिन कुछ डिफरेंट कैटेगरीज हैं, SC, ST, OBC, EWS, इस तरह के बहुत सारे कैटेगरी, उनमें बच्चे कम हैं, तो कम क्वालिटी नहीं रहने पर भी लेना पड़ा। हर जगह होता है, 5 लोग भी बराबर नहीं। तो जो भी शिक्षक आपके अतिथि शिक्षक आए हैं, उनका क्वालिटी अच्छा है। कुछ शिक्षकों का मेरे पास कंप्लेन आ रहा है। मैं बता भी देता हूँ कि जिन शिक्षकों का कंप्लेन पढ़ाने का तरीका और दूसरा डिसिप्लिन, ये दोनों का कंप्लेन आ रहा है। मैं ओपनली बोल रहा हूँ कि 1 जुलाई से वैसे शिक्षक जिनका डिसिप्लिन सही नहीं है, क्वालिटी अच्छे नहीं है, उनको मैं हटाने जा रहा हूँ। क्योंकि मैं कोई भी चीज़ कॉन्फिडेंशियल नहीं, ओपनली आई एम टेलिंग, जो भी है अभी भी समय है। जो अतिथि शिक्षक है, कुछ लोगों का बहुत ही आ रहा है अनुशासन के प्रति कंप्लेन, जो नहीं आना चाहिए। तो हम लोग हर फील्ड में देख रहे हैं, हर फील्ड में काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। लेबोरेटरी PG में आया, मैं जहाँ गया कि लैब में इक्विपमेंट में मटेरियल नहीं है, केमिकल नहीं है। मैंने सारे PG डिपार्टमेंट को 4-4.5 लाख रुपये भेजा तुरंत। जाता था बोलता है कहीं भी आपको केमिकल की कमी नहीं होनी चाहिए, इक्विपमेंट की कमी नहीं होनी चाहिए, आप काम करें। शिक्षक का प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया, इक्विपमेंट या आपका लैब में जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट था उसको फुलफिल किया। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम लोग ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कोविड में आप देखिए, आपका है मगध यूनिवर्सिटी, 6-6 साल 7-7 साल से बच्चों को डिग्री नहीं मिल रही। आप सोचिए कितने उसको मैंने बदकिस्मत है, उसको डिग्री नहीं है, कहीं अप्लाई नहीं कर पा रहे। आप खुद किस्मत है कि आप पटना यूनिवर्सिटी में कम से कम आपको समय से डिग्री मिल जा रही है। इस कोविड के चलते हम लोग का जो भी 2-4 महीना सेशन में लेट हुआ, जुलाई आते आते मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि 100% सेशन आपका सही होगा और जुलाई के
सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके लिए कि पूरे देश में सेमेस्टर सिस्टम, चॉइस बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम और आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है। अभी तो ठीक है, आप एनुअल सिस्टम में हैं, आपको कंट्री लेवल पे, एक नेशनल लेवल पे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, लेकिन ज़्यादा दिन दूर नहीं है जबकि आप एनुअल सिस्टम में जाएंगे, आपको इंटरव्यू लेटर तक नहीं आएगा, आपकी डिग्री की वैल्यू नहीं दी जाएगी वहाँ पर। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, आप कुछ कर नहीं सकते। हम लोगों ने प्रयास किया चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हमारे जो फर्स्ट ईयर के छात्र इसमें होंगे, जो सेमेस्टर सिस्टम और एनुअल सिस्टम में बता दूं, बच्चों के दिमाग में बैठा हुआ है सेमेस्टर सिस्टम में 2 बार परीक्षा, एनुअल सिस्टम में 1 बार परीक्षा। ऐसी बात नहीं है। सेमेस्टर सिस्टम में आपको कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन है। जिस दिन से आप कॉलेज में इंटर करते हैं, टीचर की ड्यूटी बन जाती है उनका कंडक्ट कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है, क्लास में अटेंडेंस कैसा है, क्लास में किस तरह से कर रहे हैं। आपको 2 मिड सेमेस्टर देने पड़ते हैं, सब पर बात 2 मिड सेमेस्टर देने हैं, एंड सेमेस्टर देने हैं। तो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन है। कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन में पहले 1 एग्जाम होते थे साल में, आज 6 एग्जाम हो रहे हैं। 6 एग्जाम में खर्च है, हम लोगों ने कहीं बच्चों से फीस नहीं बढ़ाया। एडमिशन के समय जो सेमेस्टर सिस्टम में है, जिसमें आप जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे होंगे 2450 दिए होंगे, अगले साल से 2250 रुपये। जबकि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाएं, 15,000 से लेकर के 22,000 रुपये पर सेमेस्टर फीस है। इस 2250 रुपया जो फीस हम लोगों ने रखा है, पहले भी आप 3800, कहीं 4000, कहीं 5000, कहीं 2500, कहीं 2000 देते थे। इसको यूनिफॉर्म हम लोगों ने किया। इस जो 2250 आप देते हैं, 60% हमारे छात्राएं हैं, उनको फीस नहीं लगता है। 16-17% SC/ST के हमारे छात्र हैं, उनको फीस नहीं लगता है। मात्र 24% बच्चे हैं, 24-25% जिनसे ये फीस मिलता है। उस फीस से आपको चौक डस्टर आते हैं, क्लास को मैनेज नहीं करना। अब मेरे पास परसों की घटनाएं नहीं बोलना चाहिए क्योंकि बहुत लोग बोलिए बच्चे आए, हंगामा किए कि फीस बढ़ गया, भाई चांसलर चोर है, यहाँ तक कि बाइनेम बोला गया कि चोर है। तो अगर इस तरह से काम करने को चोरी कहा जाए, अगर मैं रियली में चोरी करता तब आपको क्या बोलते? इस तरह की बातें आई। जो हमारे बच्चे हमसे मिलने आए, शायद ही कोई ऐसा बच्चा था जिसके पास 20 से 30 हज़ार से कम के मोबाइल हो। 20,000 30,000 का मोबाइल लेके बोल रहे हैं 2200 रुपये पर सेमेस्टर बहुत ज़्यादा है। फिर भी हमने कहा कि आप लोग छात्र संघ के माध्यम से उसमें देख लीजिए कौन कौन सा है, जहाँ ज़्यादा लग रहा है कम करके दीजिए, हम एकेडमिक काउंसिल गवर्नमेंट से बात करके उसको कम करें। इसके बावजूद कल घटनाएं घट गई। अब आप छात्र हैं, अपने करियर बनाने के लिए आए हैं। आज तक मेरे इस लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ किसी बच्चे के करियर के प्रति हमको कलम चलाना पड़ा। कल 5 बच्चों को बहुत दुख हुआ, हमको रात में नींद नहीं आ रही थी। 5 बच्चों के अगेंस्ट में हमको FIR करना। इतने उम्र हो चुके थे हमारे इम्प्लाई। ठीक है, बात कीजिए, बहस कीजिए, लेकिन हाथ छोड़ना ये तो अच्छी बात नहीं है ना। एक बच्चे को सम्मान नहीं देना। तो जिसके बहुत सारे उसके बारे में मैं बहुत नहीं बोलूँगा। तो आपका जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, इसमें आना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको आने वाले दिन में आपकी डिग्री की वैल्यू नहीं रहेगी। दूसरी चीज़ कारण है कि पहले आपसे लिया जाता था 4,3600, टोटल दे दिया जाता था कि टोटल फीस में 3600 रुपया। लेकिन किस चीज़ के लिए 3600 भी पता नहीं था। हम लोग नए ग्रेडिंग के लिए काम कर रहे हैं, NIRF रैंकिंग में काम कर रहे हैं। नए का जब ग्रेडिंग सिस्टम होता है तो नए ग्रेडिंग सिस्टम में जरूरी होता है कि आइटम का डिफरेंट किस फील्ड में कितने पैसे लिए जाते हैं, उसको हम लोगों ने ओपन किया। अब उस ओपन को थोड़ा सही हो गया, फिर भी हम लोगों ने उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम उम्मीद कर रहे हैं जो हम लोग का यूनिवर्सिटी है उसको हम लोग आगे ले जा रहे हैं।
सतत प्रयासशील रहेंगे और कभी भी हम लोग का एम ये नहीं होगा कि यूनिवर्सिटी को आगे आने में कोई बाधाएँ आए। बाधाएँ कोई भी अच्छा काम करते हैं कुछ बाधाएँ आती हैं और बाधाएँ आती हैं तो उसका सलूशन भी होता है। हम लोग प्रयास करते हैं कि ये जो दिल्ली राजधानी में जो इकोनॉमिक स्थिति में था तो मल्टीपर्पज़ हॉल है, आप देखें जिस पर बैठे हैं लकड़ी का है, बैडमिंटन का कोर्ट बना हुआ है, आप इसमें बैडमिंटन खेल सकते हैं। प्रिंसिपल का जो प्रपोजल है इसको नाटक के रूप में किया जाएगा, उसमें भी जो भी